हेलो गाइस, आई एम इंजीनियर संजय, प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना की तरफ से। आज हम फिर से क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले क्लास में ट्रांसफार्मर का कुछ पार्ट देखे थे। आगे ट्रांसफार्मर का ही कुछ पार्ट देखेंगे और उसका कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़े थे कल कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर करंट को क्या करता है, वोल्टेज को क्या करता है, पावर को क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को क्या करता है। तो डिफिनीशन दिए थे पिछले क्लास में कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है। और उसी आधार पर बोले थे कि ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉसेस नहीं होते हैं। फिर उसके बाद देखे थे कि ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है, जितना इनपुट फ्रीक्वेंसी देंगे उतना ही आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकलेगा। ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट पावर डिवाइस है, ट्रांसफार्मर पावर को इनहेंस नहीं करता है। फिर देखे थे पिछले ही क्लास में ट्रांसफार्मर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर काम करता है। ट्रांसफार्मर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर कार्य करता है। उसके बाद फिर हम देखे थे कि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होते हैं। ये भी देखे थे कि ट्रांसफार्मर का कोर सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सिलिकॉन स्टील का इसलिए बना होता है कि सिलिकॉन स्टील में आपका हिस्टैरिसीस हानियां क्या होती है, कम होती है। फिर उसके कोर को लेमिनेटेड किया गया था। कोर को लेमिनेटेड किस लिए किए थे? तो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए ये देखे थे। इसमें दो वाइंडिंग था। इधर प्राइमरी माने थे, सप्लाई माने नहीं थे। ऑलवेज बोले थे कि सप्लाई साइड क्या होता है, प्राइमरी होता है। यदि इधर से हम सप्लाई दे रहे हैं तो ये प्राइमरी होगा, और यदि इधर हम लोड दे रहे हैं तो ये क्या होगा, आपका सेकेंडरी होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इसका E2 माने थे, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ E1। नंबर ऑफ टर्न N1, इसमें नंबर ऑफ टर्न N2। जब इससे करंट पास किया था, करंट आई, तो हम बताए थे कि एनी कंडक्टर, जब किसी भी कंडक्टर से करंट पास करता है, वेन एवर करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड अराउंड दैट कंडक्टर। जब किसी भी वायर से करंट पास कराते हैं तो इस वायर के अराउंड चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के थंब रूल से निकाले थे। जिधर विद्युत धारा है उसके दिशा में, उसी के डायरेक्शन में करंट अंगूठा को रखे थे। जिधर विद्युत धारा उसी के डायरेक्शन में अंगूठा को रखे थे और चार उंगली को मूव कराए थे। उंगली मेरा अंदर की तरफ जा रहा है तो इसको बोले थे इनवर्ड करंट, सॉरी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। और अंदर की ओर ये था आपका अंदर की ओर, और ये क्या था, बाहर की ओर। ये चीज देखे थे। इसी हिसाब से, यानी इसी के आधार पे जब इसमें हम लोग एसी करंट दिए थे, एसी करंट दिए थे तो इस करंट के क्रॉस देखो, यहां पर यदि डीसी देंगे तो यह फ्लक्स भी क्या क्रिएट होगा, डीसी फ्लक्स होगा। यदि हम करंट इसमें एसी देंगे यानी उसका डायरेक्शन चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, आपका चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा। इसमें हम करंट दे रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, तो इसमें जो फ्लक्स क्रिएट हुआ था वो भी प्लस कौन सा क्रिएट हुआ था, एसी। यानी एसी फ्लक्स का मतलब है कि वो टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसमें जो फ्लक्स था फा, ये भी क्या था, आपका एसी था। और जब वेनिवर चेंजिंग फ्लक्स, जब कभी एक फ्लक्स किसी भी कॉइल में चेंज करता है तो उस कॉइल के दोनों एंड के एक क्रॉस यानी परितः ईएमएफ उत्पन्न होता है। उस ईएमएफ का नाम दिए थे E1। और सेम फ्लक्स लिंक है आपका किससे, सेकेंडरी वाइंडिंग से। तो सेकेंडरी वाइंडिंग से यही फ्लक्स एसी फ्लक्स लिंक है, तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इस ईएमएफ इंड्यूस्ड का नाम हम माने थे E2। तो जब ये लोड हो जाएगा आपका तो सर्किट क्लोज हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, करंट पास करेगा। यदि यह लोड नहीं रहता, नो लोडेड केस में रहता, तो यहाँ पे करंट क्या होता, जीरो होता। I2 क्या हो जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट पास नहीं करता है। पिछले क्लास में इतना तक देखे थे, यहां लोड दिए थे। फिर ये भी देखे थे रिलेशन इसका, या V2 बाय V1 बाय V2 इजकल टू E1 बाय E2 इजकल टू N1 बाय N2 इजकल टू I2 बाय I1।
ये भी देखे थे कि ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट पावर डिवाइस है, यह पावर को इनहेंस नहीं करता है। सोचिए, यदि पावर, ये ट्रांसफार्मर यदि पावर को इनहेंस करता तब तो हो गया मीन्स कि एक ही थर्मल पावर, सपोज दैट कि कोई थर्मल पावर है, उसका कैपेसिटी मान लेते हैं 300 मेगावाट है। यदि ट्रांसफार्मर इस मेगावाट को यानी पावर को इनहेंस करता तो बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर लगा देते और इस 300 पावर को 500 मेगावाट बना लेते, जितना जरूरत पड़ता उतना मेगावाट बना लेते, उतना मेगावाट क्या करते, बना लेते। तब तो हो गया ऑल ओवर इंडिया एक ही को थर्मल पावर होता, सब अपने अपने ट्रांसफार्मर खरीद के ले आता और पावर को बढ़ा लेता। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जितना उत्पन्न हुआ है केवल उतना ही को हम एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। एनर्जी को केवल हम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इससे यह कंफर्म हो गया कि ट्रांसफार्मर जो है पावर को इनहेंस नहीं करता है, पावर को बढ़ाता नहीं है। ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट पावर डिवाइस है। इसका इफिशियंसी देखे थे 96 टू 99% इफिशियंसी हमेशा फुल लोड पे दिया जाता है। ध्यान में रखेंगे, इफिशियंसी हमेशा किस पे दिया जाता है, फुल लोड पे दिया जाता है। और यह पावर ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी था आपका 96 टू 99%। पावर ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी कितना था, 96 टू 99%। यही जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का बात करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी होता है एट फुल लोड पे कितना होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी फुल लोड पे आपको केवल 50% होता है। ध्यान में रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी होता है फुल लोड पे केवल क्या होता है, 50% होता है। अब कभी कभी बात आता है कि ट्रांसफार्मर में ये जो ट्रांसफार्मर है या सेल्फ, ये जो अभी दिखा रहे हैं ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन पे काम करता है या म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। प्रिंसी कुमारी सर क्लास 2 से 3 आवर की क्लास लीजिए, ये ऐसा कोशिश करेंगे। सर डेमो क्लास में अच्छे बताए हैं, डोंट रिपीट। ओके ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, वीडियो आपका क्या कहते हैं देख सकते हैं दोबारा, इस कारण से इसको रिपीट नहीं भी कर सकते हैं, तो सही बात है, आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम ट्रांसफार्मर का आगे पार्ट का बात करते हैं। हम लोग दो चीज पढ़े थे, ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस। उस लॉस में कभी कभी आप क्वेश्चन किस तरह से आते हैं हम उसका बात करेंगे। पढ़े थे एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस को बताए थे। एडी ई मतलब ध्यान में रखना था आपका स्क्वायर, बताए होंगे, पीई के ई बी मैक्स के पावर में स्क्वायर, एफ का स्क्वायर और टी का स्क्वायर बताए थे। यह मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी या सप्लाई फ्रीक्वेंसी, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन। हिस्टेरिसिस लॉस का बात किए थे, के एच बी मैक्स के पावर में 1.6 इंटू एफ और इंटू भी। ये वॉल्यूम ऑफ द कोर होता है, इसको कभी कभी कंसीडर नहीं भी किया जाता है। ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी ई है, स्क्वायर इस सब में स्क्वायर होगा और इसमें आपका होता है। अब इसमें आपका कभी कभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस तरह से आते हैं, V बाय एफ रेशियो के फॉर्म में, यानी वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी। V बाय एफ रेशियो इजकल टू क्या हो, कांस्टेंट हो। V बाय एफ रेशियो क्या हो जी, कांस्टेंट हो। मतलब ट्रांसफार्मर का जितना वोल्टेज बढ़ाए उतना हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाए। तब आपको पूछेगा कि एडी करंट लॉस क्या होगा और हिस्टेरिसिस लॉस क्या होगा। तो जब V बाय एफ रेशियो कांस्टेंट हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नए से आप ध्यान में रखेंगे, ये फॉर्मूला देखे हैं, V बाय एफ रेशियो जब कांस्टेंट हो तब पीई बराबर ईडी करंट लॉस। पीई किसको डिनोट किए हैं, एडी करंट लॉस। तब पीई प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का। पीई प्रोपोर्शनल क्या होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी का, नहीं डायरेक्ट। अब यदि अब पीएच का बात करें, अब यदि पीएच का बात करें तो ये आपका क्या हो जाता है, वोल्टेज। इसको
क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे। इसको क्वेश्चन एक देखते हैं, का जो क्वेश्चन है V by F रेशियो में। हाँ, V by F रेशियो में आपका क्वेश्चन है एक, यदि V by F रेशियो कांस्टेंट हो तब जो आपका हिस्टेरेसिस लॉस किसके प्रोपोर्शनल होगा और ईडी करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो इसी के लिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन यही सेम था। V by F रेशियो इक्वल टू कांस्टेंट हो तब एडी करंट लॉस PE है, E है तो A स्क्वायर है, किसके प्रोपोर्शनल, यही सप्लाई फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल, और हिस्टेरेसिस लॉस PS क्या हो जाएगा, केवल फ्रीक्वेंसी या स्क्वायर से, और ये क्या है, केवल फ्रीक्वेंसी से। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, हिस्टेरेसिस लॉसेस बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ईडी करंट लॉसेस स्क्वायर से बढ़ेगा। लेकिन अब दूसरा जो पॉइंट आता है, यह आपको जब V by F रेशियो नॉट कॉन्स्टेंट, अब ये होता है क्या, V by F रेशियो बता रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देंगे। V by F रेशियो इज नॉट कांस्टेंट, V by F रेशियो इज नॉट कांस्टेंट, तब आपको पूछेगा एडी करंट लॉस, तब पूछेगा एडी करंट PE, एडी करंट लॉस प्रोपोर्शनल टू V1 का स्क्वायर। V1 इक्वल टू क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज, या VA लिखते हैं यहां पे, सप्लाई वोल्टेज। ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सप्लाई वोल्टेज। अब भी देखिए V by F रेशियो नॉट कांस्टेंट है, जब V by F रेशियो नॉट कांस्टेंट है तो क्या यहां पर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड किया, नहीं, कहेगा कि V by F रेशियो नॉट कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज कांस्टेंट है। सपोज दैट, कैसे इसमें एक क्वेश्चन आएगा, एक ट्रांसफार्मर है 220 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट 50 हर्ज, 220 किलो वोल्ट 50 हर्ज। आपको कहेगा कि इस ट्रांसफार्मर का फ्रीक्वेंसी, ये ट्रांसफार्मर जिसका रेटेड है 220 किलो वोल्ट 50 हर्ज, अब इसी ट्रांसफार्मर को हम जो है चला रहे हैं 60 हर्ज पे, हम क्या चला रहे हैं, 60 हर्ज पे, वोल्टेज वही है, वोल्टेज है 220 किलो वोल्ट और आपका फ्रीक्वेंसी हो गया 60 हर्ज। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि एक ट्रांसफार्मर है जिसका रेटेड वोल्टेज है 220 किलो वोल्ट 50 हर्ज, इफ द सप्लाई वोल्टेज इज रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, यानी फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिए, बढ़ा दिए, 50 हर्ज से क्या कर दिए, 60 हर्ज, देन एडी करंट लॉसेस। तो आप तो सोच रहे हैं कि इससे पहले वाला फॉर्मूला पढ़े थे, PE इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू सप्लाई का स्क्वायर, सप्लाई फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो यहां 50 हर्ज से फ्रीक्वेंसी हो गया 60 हर्ज, तो आप कहेंगे तब तो एडी करंट बस बढ़ गया, नहीं, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। PE एडी करंट सप्लाई फ्रीक्वेंसी से पहले देखे थे, कब, या तब ये हो सकता है जब V by F रेशियो क्या होगी, कांस्टेंट हो। V by F रेशियो का मतलब यह हुआ, यदि किसी ट्रांसफार्मर पर लिखा गया है 220 किलो वोल्ट 50 हर्ज, यदि इसको आपको बढ़ाना है तो जितना से वोल्टेज को बढ़ाएंगे, इसको डबल करेंगे, वोल्टेज को डबल करेंगे, यानी यहां पर 440 किलो वोल्ट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को कितना करना होगा, 100 हर्ज, फ्रीक्वेंसी कितना करना पड़ेगा, 100 हर्ज। यानी इस केस में V by F रेशियो क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, तब यह फॉर्मूला आपका लागू होगा, तब यह फॉर्मूला क्या होगा, एडी करंट लॉस तब बढ़ेगा। लेकिन जब रेटेड वोल्टेज कांस्टेंट हो, जब रेटेड वोल्टेज 220 किलो वोल्ट और ये 60 हर्ज हो जाए, तब आपका ये फॉर्मूला लागू ना होगा, यानी PE प्रोपोर्शनल टू F स्क्वायर, ये फॉर्मूला लागू ना होगा। तो फॉर्मूला कौन सा लागू होगा, तो फॉर्मूला लागू होगा आपका केवल PE प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर। इसके इस फॉर्मूला में क्या फ्रीक्वेंसी है, इस फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी नहीं है। जब इस फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी नहीं है तो एडी करंट पे इसका कोई, ये फॉर्मूला केवल वोल्टेज से रिलेटेड है। अब वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका एडी करंट लॉसेस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एडी करंट लॉसेस इसका चेंज नहीं होगा, एडी करंट लॉसेस इसका चेंज नहीं होगा। ध्यान में रखना, V by F रेशियो नॉट कांस्टेंट, जब V by F रेशियो कांस्टेंट नहीं हो तब एडी करंट लॉसेस केवल डिपेंड करता है किस पे, वोल्टेज पे। एडी करंट लॉसेस किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे। एडी करंट लॉसेस आपका केवल किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे। यही आपका क्वेश्चन रहेगा।
अब दूसरा हम बात कर लेते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। किसका बात कर लेते हैं? हिस्टेरेसिस लॉस। ये हो गया किसके लिए? जब V by F रेशियो नॉट कांस्टेंट तो P बराबर इतना। अब P H हिस्टेरेसिस लॉस तब क्या होगा? तब हिस्टेरेसिस लॉस V by F के पावर में 1.6 इन द सेंस कहने का मतलब हो गया कि PH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या जी? फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब यही वाला केस में जो इससे पहले जो क्वेश्चन हम लिखे थे कि 220 किलो वोल्ट कॉमा क्या 50 हर्ज का ट्रांसफॉर्मर है एक, उसको हम चला रहे हैं, उसको हम चला रहे हैं किस पे? यानी उसको सप्लाई दे रहे हैं, उसको हम चला रहे हैं 220 किलो वोल्ट कॉमा 60 हर्ज। तब आपको पूछेगा, तब आपका ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा? तो आप खुद बताइए। वोल्टेज कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, क्या इसका V by F रेशियो कांस्टेंट है? नहीं, V by F रेशियो नॉट कांस्टेंट, V by F रेशियो अलग है। वोल्टेज बट्टे में फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो V by F रेशियो कांस्टेंट नॉट इक्वल टू कांस्टेंट नहीं है। तो फॉर्मूला PH प्रोपोर्शनल टू V by F यानी PH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो वोल्टेज तो यहाँ पे कांस्टेंट है, दोनों केस में वोल्टेज क्या है? कांस्टेंट है। तो अब कहिए इस केस में जब V by F इस ट्रांसफॉर्मर के लिए इस केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या होगा? घटेगा। और ये लॉस क्या रहेगा? यह लॉस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे, चेक कर लेंगे जब भी ईडी करंट हिस्टेरेसिस लॉसेस का क्वेश्चन आए तो चेक कर लेंगे। हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप जल्दी से जवाब देंगे। क्वेश्चन है कि एक सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है, उसे 220 वोल्ट कॉमा 50 हर्ज के सप्लाई साइड से जोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन है ए सिंगल फेज transformer when supply voltage from 220 volt 50 hertz has ED current losses तो ED current loss क्या होगा? यदि उसी ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट 100 हर्ज पे, उसी ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट 100 हर्ज पे चलाएंगे, 220 वोल्ट 100 हर्ज पे चलाएंगे। एक ट्रांसफार्मर था सिंगल फेज का, वह 220 वोल्ट 50 हर्ज यहां लिखा जाता। अब इस ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट 100 हर्ज पे चला रहे हैं। एक ट्रांसफार्मर था 220 वोल्ट 50 हर्ज, अब इस ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट 100 हर्ज पे चला रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एडी करंट लॉस क्या होगा? देखिए एडी करंट लॉस के लिए फॉर्मूला क्या है? सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर, सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर। तो सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर है तो वोल्टेज इसमें तो कांस्टेंट है, तो एडी करंट लॉस भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एडी करंट लॉस भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। एक ट्रांसफार्मर है जो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से क्या है? कनेक्टेड है। एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, उसको फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, उसके फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर इज, द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर इज, यहां से आप देखिए फ्लक्स का बात भी कर लेंगे। द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर इज, इस सारे क्वेश्चन को इस समय डील कर लेंगे। तो अब हम लोग मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स का बात कर रहे हैं। मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, अब ये मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स होता क्या है? हम लोग देखते हैं मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स होता क्या है। तो किसी भी पदार्थ को, यानी चुंबकीय पदार्थ, किसी भी चुंबकीय पदार्थ को चुंबक मतलब मैग्नेटाइज्ड होने में जितना करंट, जितना फ्लक्स की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाता है? आपका जी मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। मैग्नेटाइज्ड होने में, इसको जो मैग्नेट बनने में, इस पर हम वायर को लपेट देंगे, धारा करंट को फ्लो कराएंगे, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जो मैग्नेटाइज्ड होगा वही क्या कहलाएगा? मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। वही क्या कहलाएगा आपका जी? मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। तो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स फाई
proportional to V by F. Very very important. Magnetizing flux और करंट IM, मैग्नेटाइजिंग करंट प्रोपोर्शनल टू V by F. V क्या होता है आपका वोल्टेज, F क्या होता है आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी. पीडीएफ आप साइट से, राकेश यादव जी पीडीएफ आप साइट पे जाइए, वहां से आपको मिल जाएगा toprencor.com से. रिफ्रेश वंस. राकेश जी शुरू में क्लास आप वीडियो को रिफ्रेश आप क्या कीजिए, जो वीडियो मेरा है उसको दोबारा रिपीट करके देखिए, खुद आपका रिफ्रेश हो जाएगा. अब ये मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स हो या फिर मैग्नेटाइजिंग क्या हो करंट हो, आइए मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट. तो इससे पहले जो आपका जो मेरा क्वेश्चन है खुद बताएंगे. ये फॉर्मूला आपका ये कहता है ए ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स. एक ट्रांसफार्मर है जो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है सप्लाई से. एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स ऑफ द कोर का आपको मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स ऑफ द कोर क्या हुआ, इस कोर को मैग्नेटाइज्ड होने में जो आपका फ्लक्स था उसी को हम लोग बोले थे मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, मैग्नेटाइजिंग करंट. इस कोर को चूंकि पहले से यह मैग्नेटाइज नहीं रहता है, जब इसमें हम करंट देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि करंट दिए और तुरंत मैग्नेटिक फ्लक्स पूरा फ्लो करने लगेगा. पहले यह चार्ज होगा, मैग्नेटिकली चार्ज होगा. जब यह चार्ज होगा तब यह क्या करेगा जी फ्लो करने लगेगा. इसी को हम लोग बोले मैग्नेटाइजिंग करंट और क्या मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं फाइव समानुपाती, 5 प्रोपोर्शनल टू I, इसलिए मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स और मैग्नेटाइजिंग करंट. अब जवाब दीजिए. फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट क्या, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, मैग्नेटाइजिंग करंट और मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स क्या होगा घटेगा. मैग्नेटाइजिंग करंट और मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स क्या होगा घटेगा. ये आपका क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रेटेड फॉर 220 वोल्ट 440 वोल्ट. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस पे 2-4 क्वेश्चन को डील कर लेते हैं. ये सब टफ लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा आपका आईटीआई लेवल में, लेकिन इसको बहुत आसान वे में समझ लेंगे. आपका क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन था ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रेटेड फॉर 220 440 वोल्ट. एक ट्रांसफार्मर है जो रेटेड किया गया है 220 और 440 वोल्ट. देखो जब ट्रांसफार्मर में इस तरह से वोल्टेज लिखा रहे तो पहला वाला प्राइमरी, ध्यान में रखेंगे, पहला वाला प्राइमरी और ये सेकेंडरी. पहले वाला प्राइमरी, सेकेंडरी. इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन. ये ट्रांसफार्मर हो जाएगा स्टेप डाउन, कॉमा 50 हर्ज. क्वेश्चन है आपका ये ट्रांसफार्मर रेटेड फॉर इतना 50 हर्ज, ऑपरेट एट नो लोड. ऑपरेट एट, इसको बिना लोड के साथ चलाया जाता है. और कितना पे चला, ऑपरेट एट नो लोड एट 220 कॉमा 40 हर्ज, 220 वोल्ट कॉमा 40 हर्ज. अब खुद सोचिए, प्राइमरी वोल्टेज बताए थे V by F रेशियो में, ये प्राइमरी वोल्टेज जो सेकेंड बार चलाया जा रहा है, क्या यह वोल्टेज सेम है? यस, वोल्टेज सेम है. लेकिन क्या फ्रीक्वेंसी भी सेम है? फ्रीक्वेंसी सेम नॉट सेम. तो क्या V by F रेशियो कांस्टेंट है? पहले इतना ही क्वेश्चन के लिखने से यह पता चल गया कि V by F रेशियो नॉट इक्वल टू कांस्टेंट. V by F रेशियो क्या है? नॉट इक्वल टू कांस्टेंट. V by F रेशियो नियत, कांस्टेंट मतलब नियत, कांस्टेंट नहीं है. तो जब ये कांस्टेंट नहीं है, आपको कुछ भी पूछे ईडी करंट लॉस, तो ईडी करंट लॉस P प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर, हिस्टैरिसीस लॉस PH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, PH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. अब खुद बता सकते हैं
कि इसके क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, फ्रीक्वेंसी घटा या बढ़ा, फ्रीक्वेंसी घटा, फ्रीक्वेंसी घटेगा तो हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होगा, बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा तो हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होगा, बढ़ेगा। ईडी करंट लॉसेस क्या रहेगा, ईडी करंट लॉसेस कांस्टेंट रहेगा, ईडी करंट लॉस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखेंगे। यही आपका क्वेश्चन था, हम ऑप्शन नहीं लिखाए हैं, आपके पास पीडीएफ होगा, उस पीडीएफ से देख लेंगे। तो ये आपका हो गया V बाई एफ रेशियो, किसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए। अब एक ट्रांसफार्मर में क्वेश्चंस आते हैं कि कौन ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन पे काम करता है और कौन ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलिए तो ट्रांसफार्मर हम बनाते हैं पहले। इस ट्रांसफार्मर में कितना वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग। ये सप्लाई है, इधर से यदि देते हैं तो ये आपका हो गया इधर से इतना N1 और इधर से इतना N2, तो इधर क्या होगा, लोड होगा। यस, इस ट्रांसफार्मर को कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। इसका बहुत सारा क्वेश्चन डील कर लेंगे। इस ट्रांसफार्मर का नाम क्या पड़ गया आपका, ऑटो ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर का नाम है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ये V1 इधर से सप्लाई दिए, N1 N2 V2 लोड साइड। तो इस ट्रांसफार्मर का नाम कितना है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ये कैसा ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो आपको पूछेगा कि कौन सा वाइंडिंग, ये कौन ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन, कौन सा ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन। इतना तो श्योर है कि सब में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब तक होगा नहीं तब तक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा नहीं। दूसरा वे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी मीडियम पीडीएफ है, हाँ यस, आपका पीडीएफ हिंदी मीडियम ही होगा साइट पे। तो जो आपको पीडीएफ से मिल रहा है, मिलेंगे बाद बाकी जो मेरा थ्योरी है, आप वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके अच्छा से राइट डाउन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इतना अभी टाइम है नहीं कि सारा हम बोर्ड पे आपको लिखाएंगे फिर कहेंगे आप राइट डाउन कीजिए। और उसके बाद फिर समय भी आपके पास नहीं है, केवल 12 से 14 तारीख एग्जाम डेट है। क्वेश्चंस इतना श्योर में रखिए, यदि आप पूरा क्लास पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आप पास कर जाइएगा 100%। इतना गारंटी है मेरा। हम भी यहां पर ही रहेंगे, लाइव क्लास में ही रहेंगे। यदि आप नहीं पास कीजिएगा इतना करने के बावजूद भी, तो आप हमें कमेंट में जो मनसुख बोल सकते हैं, ठीक है, इतना गारंटी रखिएगा। क्योंकि अभी इलेक्ट्रीशियन का क्लास ले रहे हैं ऑफलाइन में, सारे बैचेज फुल हैं और इसीलिए एक ही क्लास दिया गया यहां ऑनलाइन में, और कुछ देरी से आए। चलिए अब हम बात कर रहे थे ऑटो ट्रांसफार्मर का और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का। तो जब ये 2 आदमी हैं, अब एक सेल्फ, सेल्फ मतलब अकेले, सेल्फ मतलब क्या, अकेले। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग पर एक ही वाइंडिंग पूरा वाइंड किया गया है। इसी में हम क्या किए हैं, एक को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। ये क्वेश्चन दूसरा भी पूछा जाता है, ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है और साथ में मैग्नेटिकली भी है, इसमें भी फ्लक्स क्रिएट होता है। ये जो आपका फ्लक्स है, तो ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जो इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिकली बोथ कनेक्टेड है। इलेक्ट्रिकली और ऑटो ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक, जब ये ट्रांसफार्मर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ये करंट है। दूसरा क्या होता है, यह वाला वाइंडिंग डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है, यानी ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो गया।
ये आपका इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हो गया और मैग्नेटिकली है ही। और ये वाला वाइंडिंग, ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर केवल मैग्नेटिकली कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिकल यह वाइंडिंग टोटली अलग है, यह वाइंडिंग टोटली अलग है, दोनों कोर पर वाइंड किया गया है। तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आपको केवल क्या रहता है, मैग्नेटिकली कपल्ड रहता है, इलेक्ट्रिकली कपल्ड नहीं रहता है, कपल नहीं रहता है। और यह इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली बोथ कपल रहता है। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्ट दो गो है, तो म्यूचुअल करने के लिए कम से कम दो आदमी चाहिए, ध्यान में रखेंगे। अकेले म्यूचुअल एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तो दो को वाइंडिंग है। सपोज दैट आप लोगों को कॉलेज में मारपीट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो कहते हैं अरे भाई दोनों आदमी म्यूचुअल कर लो, हैंडशेक कर लो। तो जब दो आदमी रहेगा तब ना म्यूचुअल करेंगे। तो जब ये दो को वाइंडिंग तो म्यूचुअल इंडक्शन, और जब ये एक वाइंडिंग तो क्या जी, सेल्फ इंडक्शन। यहां से क्वेश्चंस, दो वाइंडिंग म्यूचुअल इंडक्शन, एक वाइंडिंग सेल्फ इंडक्शन, एक वाइंडिंग सेल्फ इंडक्शन। ऑटो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिकली बोथ आर कनेक्टेड, both coupled, और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ओनली मैग्नेटिकली कपल्ड। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर क्या रहता है, ओनली मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट है। अब इसमें फिर हम बात करते हैं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, किसमें आयरन लॉसेस ज्यादा, किसमें कॉपर लॉसेस यानी कोर लॉसेस ज्यादा, कौन सा ट्रांसफार्मर जो होगा आपका सस्ता पड़ेगा, यानी कौन किसका कॉस्ट हायर, किसका कॉस्ट लोअर। ये बहुत आसान है, ध्यान में रखते हैं, सोचेंगे। चलिए पहले बात करते हैं आयरन लॉसेस का। पहले क्या बात करेंगे, आयरन लॉसेस का। अब खुद आप लोग बताइए, पहले जवाब देंगे कमेंट करके सारे स्टूडेंट, कि इस वाइंडिंग ये वाले ट्रांसफार्मर में ज्यादा आयरन का कोर लगा है कि इस वाले ट्रांसफार्मर में ज्यादा कोर लगा है, जल्दी से बताएंगे। इस ट्रांसफार्मर में ज्यादा कोर है, इस तरह में यानी इस ट्रांसफार्मर में ज्यादा लोहा का पार्ट यूज किया गया है कि इस ट्रांसफार्मर में ज्यादा लोहा का पार्ट यूज किया गया है। अब सोचेंगे इसमें क्या है, तो दोनों साइड से किया गया, इस पर भी वाइंडिंग, इसमें भी वाइंडिंग, इसमें एक ही कोर पे दोनों वाइंडिंग कर दिया गया है। ध्यान में रखने का तरीका, किसमें ज्यादा आयरन का कोर, टू वाइंडिंग में आयरन का कोर ज्यादा, और ऑटो ट्रांसफार्मर में आयरन का कोर कम। तो कोर लॉस पूछेगा, टू वाइंडिंग में कोर ज्यादा है तो कोर लॉस टू वाइंडिंग में क्या होगा, ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। इसमें कोर ज्यादा, ध्यान में रखने का तरीका, वैसे दूसरा प्रोसेस है इसको समझने का, लेकिन हम लोग के पास उतना नहीं है, इसको क्वेश्चन बनाने से मतलब है। तो टू वाइंडिंग में कोर ज्यादा, इसमें कोर लॉसेस क्या ज्यादा। तो जब ये कोर लॉसेस ज्यादा, तो कोर लॉसेस का टू टाइप्स, एक ईडी करंट लॉस और एक हिस्टैरिसीस लॉस। तो इसमें ईडी करंट लॉस भी ज्यादा होगा और हिस्टैरिसीस लॉस भी क्या होगा, किसके तुलना में, ऑटो ट्रांसफार्मर के तुलना में, किसके तुलना में, ऑटो ट्रांसफार्मर के तुलना में। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में कोर लॉसेस क्या होगा, ज्यादा होगा। जब भी इसका लॉसेस ज्यादा हो गया तो इफिशियंसी भी क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। लॉसेस इसका कम तो इफिशियंसी ज्यादा, इसका इफिशियंसी क्या होगा, कम होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं किसका, कॉपर लॉसेस का। किसका बात करेंगे, कॉपर लॉसेस का। तो कॉपर लॉसेस का मतलब जिसमें कॉपर ज्यादा उसमें कॉपर लॉसेस ज्यादा, ध्यान में रखेंगे। यदि सेम रेटिंग का ट्रांसफार्मर है तब हम बात कर रहे हैं। तो अब कहिए, इसमें एक दो को वाइंडिंग के लिए दो तार का प्रयोग किया गया है, दो वायर का, इसमें भी वाइंडिंग किया गया, इसमें भी वाइंडिंग किया गया, और इसमें क्या किया गया, एक ही वाइंडिंग किए हैं, उसी वाइंडिंग में से कुछ पार्ट कॉमन ले लिए हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग भी बन गया। तो ज्यादा कॉपर इसमें लगा या इसमें लगा, ज्यादा कॉपर टू वाइंडिंग में लगा या आपको सिंगल वाइंडिंग में यानी ऑटो ट्रांसफार्मर लगा, ज्यादा टू वाइंडिंग में कॉपर, तो कॉपर लॉसेस भी टू वाइंडिंग में ज्यादा, कॉपर लॉसेस भी टू वाइंडिंग में ज्यादा, और सिंगल वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफार्मर कॉपर लॉसेस क्या जी, कम, कॉपर लॉसेस कम। तो अब बताएंगे इसके आधार पे कि दोनों में से कॉस्ट किसका ज्यादा, जल्दी से रिप्लाई करेंगे। कॉस्ट, टू वाइंडिंग का कॉस्ट ज्यादा या ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉस्ट ज्यादा, टू वाइंडिंग का कॉस्ट ज्यादा है ऑटो ट्रांसफार्मर का, जल्दी रिप्लाई करेंगे। कॉस्ट बोलेंगे टू वाइंडिंग का ज्यादा या ऑटो ट्रांसफार्मर का ज्यादा, ऑटो का कॉस्ट ज्यादा। युगम जी नो, ऑटो का कॉस्ट ज्यादा नहीं होगा,
अभी जस्ट बोले हैं कि कॉपर किस में ज्यादा लगेगा, टू वाइंडिंग में। इस वाइंडिंग में कॉपर कम लगेगा। जब इसमें कॉपर ज्यादा लगा, ज्यादा कॉपर खरीदना पड़ गया, तो कॉस्ट भी क्या होगा, टू वाइंडिंग का ज्यादा होगा। कॉस्ट टू वाइंडिंग का क्या होगा, ज्यादा होगा। किसके तुलना में, ऑटो ट्रांसफार्मर के तुलना में। अब पूछेगा कि कौन ज्यादा वेट, किसका ज्यादा वेट होगा, टू वाइंडिंग का ज्यादा वेट होगा या ऑटो ट्रांसफार्मर का ज्यादा वेट होगा। वेट बताइए। वेट ज्यादा होगा आपका किसका, ऑटो ट्रांसफार्मर का, नहीं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसमें ज्यादा कॉपर लगा है, इसमें ज्यादा आयरन भी है, इसमें ज्यादा आयरन भी है, ज्यादा कॉपर भी है, तो इसका वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर से हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। एक क्वेश्चन है ऑटो ट्रांसफार्मर से, जितना अभी देखे उतना ही में। फॉर सेम कैपेसिटी एंड वोल्टेज रेटिंग, मतलब कैपेसिटी भी दोनों का सेम है और वोल्टेज रेटिंग भी क्या है, सेम है। ऑटो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग, ऑटो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग मटेरियल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन सुनेंगे या नहीं तो राइट डाउन करेंगे। फॉर द सेम कैपेसिटी एंड सेम वोल्टेज रेटिंग, सेम कैपेसिटी और सेम वोल्टेज रेटिंग के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग मटेरियल, ऑटो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग मटेरियल टू वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में मोर होगा, लेस होगा। टू वाइंडिंग के तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग मटेरियल क्या होगा, इसमें कम तार लगा था, इसमें वाइंडिंग मटेरियल क्या होगा, लेस होगा। अब हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो जितना पर है उसके हिसाब से, ऑटो ट्रांसफार्मर और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर साइज किसका बड़ा होगा। एन ऑटो ट्रांसफार्मर और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में साइज किसका, किसके आधार पर बताना था। इसमें ज्यादा मटेरियल लगा था, इसमें लोहा भी, आयरन भी ज्यादा लगा था, तांबा कॉपर का तार भी ज्यादा लगा था, इसके तुलना में तो साइज किसका बड़ा होगा, टू वाइंडिंग का साइज बड़ा होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर का साइज क्या होगा, लेस होगा। यस, टू ऑटो ट्रांसफार्मर का साइज लेस होगा, राइट आंसर, सही जवाब दे रहे हैं सब। नहीं, टू वाइंडिंग का ऑटो ट्रांसफार्मर का साइज लेस होगा। इफिशियंसी ऑटो ट्रांसफार्मर का ज्यादा होगा, सारा पॉइंट ध्यान में रख लेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर का साइज लेस होगा, इफिशियंसी ऑटो ट्रांसफार्मर का ज्यादा होगा। ऑटो ट्रांसफार्मर का कोर लॉस, कॉपर लॉस दोनों कम होगा। एक मोर पॉइंट लिखेंगे बेटर, वोल्टेज रेगुलेशन ऑटो ट्रांसफार्मर बेटर, इसका वोल्टेज रेगुलेशन बेटर, गुड। इसके रिस्पेक्ट में, इसके क्या होगा, इसके तुलना में बैड होगा। क्यों वोल्टेज रेगुलेशन बेटर, क्योंकि इसमें ड्रॉप क्या हो गया, लॉसेस क्या हो गया, आपका कम हो गया। चलिए, ये सब आपका नॉर्मल क्वेश्चंस था। अभी टेस्टिंग, ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग बाकी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। आपका कुछ कुछ क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जो आपके पास पीडीएफ है उससे बहुत सारा क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। अब जहां पर जो क्वेश्चन आएगा वहीं पे उस थ्योरी को बात कर लेंगे। आपका पहला ही क्वेश्चन है, वकोज रिले, वकोज रिले में मल फंक्शन होता है के कारण। तो हम लोग एक फिगर ड्रॉ किए थे, ये ट्रांसफर इसके अंदर कोर था,
ये आपका था कंजर्वेटर, ये क्या था, बकहोल्ज रिले। इसको नीचे लिख रहे हैं, बकहोल्ज रिले था। इसमें आपका क्या था, ऑयल भरा हुआ था। अब कहता है कि यह रिले जो है जो फंक्शन करता है, काम करता है, आप किस आधार पे। तो क्वेश्चन है बकहोल्ज रिले के माल फंक्शन होता है के कारण। ऑप्शन इधर आपका ट्रांसफार्मर अत्यधिक ओवरहीट होने पर, बाहरी भारी बाह्य शॉर्ट सर्किट होने पर, ऑयल यानी तेल का स्तर रिले लेवल से नीचे गिरने से, असंयमित ब्रीथिंग मतलब जो सांस लेने हैं वो असंयमित हो यानी इरेगुलर हो। तो बताए थे आपको ऑयल में होता क्या है, जब ये ट्रांसफार्मर लोडेड होता है, जब ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ेगा तो ये ऑयल क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, हीट करेगा। जब ये ऑयल हीट करेगा तो ये क्या करेगा, इसके पास दूसरा जगह है नहीं, ये एक यहाँ पर स्पेस रहता है, खाली रहता है, पूरा फुल नहीं रहता है, ये हाफ फुल रहता है। तो यह जब ये ऑयल क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ये ऑयल क्या करेगा, इस पे प्रेशर देगा, प्रेशर देगा तो ये क्या करता है जी, रिले वर्क आपको करने लगता है। जब ये ट्रांसफार्मर हीटेड होगा तो एक्स्ट्रा ऑयल कहां चला जाएगा, कंजर्वेटर में चला जाएगा। तो ऑप्शन आपका आंसर हो गया राइट, ट्रांसफार्मर अत्यधिक ओवरहीट। जब ट्रांसफार्मर अत्यधिक ओवरहीट होते हैं तो बकहोल्ज रिले क्या होता है, आपका काम करने लगता है। यही आपका क्वेश्चन है। का निम्नलिखित में से कौन ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन में प्रयोग नहीं होता है। का सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन, मतलब अब एक जगह से दूसरे जगह, तो ऑप्शन देखेंगे इनमें से कौन कौन चीज है जो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड नहीं है। तो अभी देखिए जो फिगर ड्रॉ किए थे पिछले क्लास में, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर होता है, बकहोल्ज रिले होता है, ब्रीदर होता है। ऑप्शन नंबर डी है उत्तेजक। उत्तेजक का मतलब समझेंगे एक्साइटर। उत्तेजक का मतलब क्या जी, एक्साइटर। उत्तेजक का मतलब एक्साइटर, और एक्साइटर होता है अल्टरनेटर में। अल्टरनेटर जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर बात करते हैं, अंडर एक्साइटेड अल्टरनेटर बात करते हैं। जहां सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे तो वहां सिंक्रोनस मोटर में ओवर एक्साइटेड मोटर, सिंक्रोनस मोटर और अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। तो एक्साइटेशन डीसी होता है, एक्साइटेशन में क्या दिया जाता है आपको, डीसी सप्लाई दिया जाता है। एक्साइटेशन में डीसी सप्लाई दिया जाता है, और ट्रांसफार्मर में कहीं पर भी डीसी सप्लाई नहीं होता है। तो निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर में प्रतिस्थापन में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो कौन है, एक्साइटर। एक्साइटर कहां यूज होता है, अल्टरनेटर में। एक्साइटर यूज होता है अल्टरनेटर या फिर सिंक्रोनस मोटर। एक्साइटर कहां यूज होगा, अल्टरनेटर और का जी सिंक्रोनस मोटर, ये ध्यान में रखेंगे। अब हिस्टैरिसीस लॉसेस सबसे कम निर्भर करता है। हिस्टैरिसीस लॉसेस क्वेश्चन से आपका, हिस्टैरिसीस लॉसेस सबसे कम निर्भर करता है। हिस्टैरिसीस लॉसेस सबसे कम निर्भर करता है। तो हिस्टैरिसीस लॉसेस का फॉर्मूला, जस्ट जब ये जो क्वेश्चन हिस्टैरिसीस लॉसेस का फॉर्मूला पीएच H4 यहां लिखे थे KH बी मैक्स का 1.6 F इंटू बी, हिस्टैरिसीस लॉस यही लिखे थे। तो अब सोचेंगे सबसे कम निर्भर करता, आपका ऑप्शन में है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आवृत्ति, मटेरियल की मात्रा। यस, ये के जो होता है या मटेरियल कांस्टेंट होता है, KH हिस्टैरिसीस कांस्टेंट, मटेरियल कांस्टेंट। अब इसमें पूछ रहा है सबसे, इस पूरे फार्मूला में कहीं टेम्परेचर नहीं है, इस पूरे फार्मूला में कभी कहीं टेम्परेचर नहीं है। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी आपका चुंबकीय क्षेत्र आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आवृत्ति, एम्बिएंट टेम्परेचर, मटेरियल की मात्रा। आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, क्योंकि फार्मूला में टेम्परेचर नहीं है। सबसे कम निर्भर करता किस पे, एम्बिएंट टेम्परेचर, तापमान पे। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का क्या डिफिनेशन होता है, ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है? तो अप मतलब सेकेंडरी साइड वोल्टेज क्या होगा? ज्यादा होगा। ये सब इजी क्वेश्चन है, आप देख लेंगे। स्टेप अप कर रहा है, यदि हम एन एस मतलब मान रहे हैं सेकेंडरी और एनपी मतलब मान रहे हैं प्राइमरी। स्टेप अप या डाउन डिफाइंड किया जाता है कि सेकेंडरी साइड यदि ज्यादा वोल्टेज ले रहे हैं तो अप हो जाएगा, सेकेंडरी साइड यदि प्राइमरी साइड से कम वोल्टेज है तो क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। तो स्टेप अप के लिए आपका क्वेश्चन है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या? अप के लिए सेकेंडरी साइड का वोल्टेज क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, तो सेकेंडरी साइड एनएस ग्रेटर देन एनपी, तो क्या हो जाएगा? स्टेप अप। ये भी बताए थे। तो इस केस में करंट क्या होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर को एडी करंट 6 से रक्षित करने हेतु कोर को क्या किया जाता है? लेमिनेटेड किया जाता है। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए देखे थे लेमिनेटेड कोर का प्रयोग किया जाता है। तो वही आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्ट आयरन। ऑप्शन में यहां एग्जैक्ट यदि आंसर हम लोग खोजते हैं तो इस ऑप्शन के जगह पर सॉफ्ट आयरन बहुत लो ग्रेड का बात करते हैं एडी करंट के लिए। यहां पर गुड आंसर, यदि बहुत अच्छे आंसर की बात करते हैं तो कोर को क्या करते जी? लेमिनेटेड करते। ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है और उसकी लौ क्षति, तो एक चीज ध्यान में रखेंगे, ट्रांसफार्मर के मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए ट्रांसफार्मर के मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए आयरन लॉसेस बराबर, यानी कोर लॉसेस बराबर कॉपर लॉसेस होना चाहिए, यानी पीआई बराबर पीसी। यही कंडीशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह कंडीशन है आपका किसके लिए? मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए। ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम इफिशिएंसी का कंडीशन है कांस्टेंट लॉसेस इक्वल टू क्या होना चाहिए? वेरिएबल लॉसेस। ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए कंडीशन है कांस्टेंट लॉसेस इक्वल टू क्या होना चाहिए? वेरिएबल लॉसेस। ये चीज एक ध्यान में रखेंगे। यदि दोनों हानियां ट्रांसफार्मर में, दो ही हानि होती है, एक कांस्टेंट लॉसेस कोर लॉसेस आयरन लॉसेस, जिसको एक होता है कॉपर लॉसेस जिसको वेरिएबल लॉसेस कहते हैं, इसको ओहमिक लॉसेस भी कहते हैं। कॉपर लॉसेस आपका पीसीयू क्या होता है? आई स्क्वायर आर लॉसेस, इसको ओहमिक लॉसेस भी कहा जाता है। तो अब क्वेश्चंस को लेकर के चलते हैं। क्वेश्चंस कहता है ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है, मतलब ट्रांसफार्मर मैक्सिमम इफिशिएंसी पे काम कर रहा है। ट्रांसफार्मर कहां पे काम कर रहा है? मैक्सिमम इफिशिएंसी पे कार्य कर रहा है। इसकी लौ क्षति आयरन लॉसेस, लौ क्षति क्या है? आयरन लॉसेस, यानी पीआई। आयरन लॉसेस कितना दिया गया है? पीआई आपको दिया गया क्वेश्चन में 500 वाट। देखिए लॉसेस है शक्ति में, तो इसका यूनिट भी दिया गया है 500 वाट। इसके बाद है, तो इसकी ताम्र क्षति क्या होगी? इसकी ताम्र क्षति क्या होगी, यानी कॉपर लॉसेस क्या होगा? देखिए हिंदी थोड़ा कठिन हो जाता है। क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि इफिशिएंसी क्या है? मैक्सिमम है। तो अभी जस्ट हम लोग देखें कि फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए पीआई बराबर पीसीयू, कॉपर लॉसेस बराबर आयरन लॉसेस। तो कह रहा है कि यदि आयरन लॉसेस है 500 वाट और मैक्सिमम इफिशिएंसी है तो कॉपर लॉसेस भी क्या होगा? 500 वाट। राइट आंसर। जब मैक्सिमम इफिशिएंसी हो तो मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए आयरन लॉसेस बराबर कॉपर लॉसेस, मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए आयरन लॉसेस बराबर कॉपर लॉसेस। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट। ट्रांसफार्मर में कोर को लेमिनेटेड तथा सिलिकॉन इस्पात की पट्टी क्यों प्रयोग की जाती है? देखो ट्रांसफार्मर को लेमिनेटेड किया जाता है एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर को लेमिनेटेड किया जाता है किस चीज के लिए? एडी करंट को कम करने के लिए। तो क्वेश्चन था ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेशन तथा सिलिकॉन इस्पात की पट्टी क्यों प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन इस्पात हो गया तो बहुत अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गया। बताए हैं आपको कोर लॉसेस के दिन ही ट्रांसफार्मर के हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए बहुत अच्छा सुइटेबल फेरोमैग्नेटिक का प्रयोग किया जाता है, और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लेमिनेशन, ट्रांसफार्मर के कोर को पटलीकरण, जिसे हिंदी में कहते हैं पटलीकरण, लेमिनेटेड किया जाता है। तो सिलिकॉन स्टील से क्या होता है आपका? हिस्टेरेसिस लॉसेस। सिलिकॉन स्टील यूज करेंगे तो उसका क्या होगा? हिस्टेरेसिस लॉसेस
डिक्रीज कर जाएगा। और ये ध्यान में रखेंगे, ट्रांसफार्मर के कोर में सिलिकॉन स्टील कितना परसेंट तक हम लोग दे सकते हैं? ट्रांसफार्मर के कोर का जो होता है उसमें सिलिकॉन की मात्रा, सिलिकॉन का जो आपका परसेंटेज होता है वह 3 to 4%, 3 to 4%। सिलिकॉन का जो मात्रा होगा आपका, यह कितना होगा? ट्रांसफार्मर के कोर में सिलिकॉन की मात्रा होगा 3 to 4%। यह ऑप्शन के आधार पे कभी कभी 3 to 5% भी होता है, बट यदि हम 5% से मोर ज्यादा देंगे, यदि 5% से, यदि ट्रांसफार्मर के कोर में सिलिकॉन की मात्रा, एसआई की मात्रा, बट एसआई की मात्रा 5% से मोर मतलब अधिक कर देंगे, अधिक कर देंगे तो ट्रांसफार्मर का कोर भंगुर, भंगुर मतलब ब्रिटल हो जाएगा, भंगुर हो जाता है। क्या हो जाता है? भंगुर हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। ध्यान में रखें, क्या होता है जी? भंगर ब्रिटल हो जाता है, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होता है उसका? घट जाता है, अर्थात उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम जाता है। यानी आप सिलिकॉन की मात्रा ट्रांसफार्मर के कोर में ज्यादा कर देंगे 5% से, तो वो क्या हो जाए? मैकेनिकली आपको अनस्ट्रेंथ, यानी मैकेनिकली स्ट्रेंथ उसका बहुत कम हो जाता है। यानी ट्रांसफार्मर एक बार यदि गिर जाएगा तो फूट जाएगा। ट्रांसफार्मर यदि गिर जाएगा तो क्या होगा? फूट जाएगा। कब? जब उसमें सिलिकॉन की मात्रा क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। कितना से? 5% या 4%। एक्चुअली कभी कभी 5% भी लेकर के चल लेते हैं, तो ऑर्डर लेके अप टू लेकर के चलेंगे 5%। 5% से यदि अधिक हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर का कोर क्या हो जाएगा? आपका ब्रिटल हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडली वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो ट्रांसफार्मर में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, आप किस पे डिपेंड करता है, क्या करता है, उसकी बात करते हैं। देखे भी थे इसको, हम सॉल्व बनाए भी थे, कैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। तो ईएमएफ जो ट्रांसफार्मर इंड्यूस्ड हो जाता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का आपका फॉर्मूला हो जाएगा एन डी फाइव बट्टे में dt। ये एन डी फाइव बट्टे में dt, एन क्या? डी फाइव बट्टे में dt। तो ये डी फाइव बट्टे में dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t, यानी टाइम का क्या है? इनवर्स है, यानी फ्रीक्वेंसी। तो यदि हम इसको टाइम को केवल अलग करना चाहते हैं, यदि करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/t इक्वल टू क्या? f, यानी ईएमएफ फ्रीक्वेंसी का क्या हो गया? प्रोपोर्शनल हो गया यहां से। नहीं तो दूसरा फॉर्मूला आप इसको यूज कर सकते हैं, जो ट्रांसफार्मर का आपका ईएमएफ होता है या 4.44 एन एफ फाई एफ ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होगा? 4.44 एन एफ फाई एम। एफ क्या हो गया आपका? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। एन हो गया आपका नंबर ऑफ टर्न्स, और ये हो गया मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स। हाँ, इसमें एक चीज और, एरिया का यदि बात करेंगे, क्योंकि अब यहां से हम लोग देख लेंगे, फॉर्मूला होता है बी मैक्स इजकल टू फाई एम बाई ए। तब यहां से यदि हम एरिया का टर्म में लिखना चाहेंगे तो फाई एम इजकल टू ए इंटू फाई एम इजकल टू
ए इंटू बी मैक्स। तो यहां फाइव एम के जगह पर क्या पुट कर देंगे, ए इंटू बी मैक्स, तो यह दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा आपका, ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर का 4.44 एन एफ, एन एफ लिख दिए, और फाइव एम के जगह पर क्या लिखेंगे, बी मैक्स इंटू ए, बी मैक्स इंटू ए। ये होता है ट्रांसफार्मर के कोर का एरिया। ये क्या है, ट्रांसफार्मर के कोर का एरिया, ये आपका ट्रांसफार्मर के कोर का एरिया। चलिए, तो आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से आपका ट्रांसफार्मर, आपका क्वेश्चन था ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडली वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है केवल आवृत्ति पर। ऑप्शन ए है केवल लपेटों की संख्या एवं आवृत्ति पर, मतलब लपेटों मतलब नंबर ऑफ टर्न, केवल आवृत्ति एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर। ऑप्शन डी है आवृत्ति, लपेटों की संख्या एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर। तो देखिए इस ऑप्शन में आपका ये लपेट, नंबर ऑफ टर्न, लपेटों की संख्या, आवृत्ति और ये अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स, आपका मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, तो राइट आंसर तब क्या होगा, डी। राइट आंसर आपका होगा डी। चलिए, इसमें जो जो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं उस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ क्या होता है, सिलिका जेल। ब्रीदर में रासायनिक पदार्थ क्या था, देखे थे, फिगर भी ड्रॉ किए थे, सिलिका जेल। और सिलिका जेल का जो कलर होता है ब्लू, जब वह हेल्दी कंडीशन में रहता है, और जब वो खराब हो जाते हैं तो व्हाइट और पिंक की तरह हो जाते हैं। ये भी हो गया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, शुष्क सिलिका जेल का रंग, मतलब जब सिलिका जेल ड्राई कंडीशन में रहेगा तो क्या रहेगा, नीला ब्लू, और जब ये खराब हो जाएगा, आपको वेट कंडीशन, गीला कंडीशन में रहेगा तो ये सफेद या हल्का गुलाबी। वकोल्ज रिले का प्रयोग, यस, वकोल्ज रिले का प्रयोग वही करेंगे जहां पे ट्रांसफार्मर में ऑयल हो। वकोल्ज रिले का प्रयोग वही करेंगे जहां पे ट्रांसफार्मर में क्या हो जी, ऑयल हो। सेम सारा क्वेश्चन को मिलाकर के आप क्वेश्चन नंबर 13 दिया है। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम मित्र के लिए सही है। क्या परिणाम मित्र मतलब ट्रांसफार्मर के लिए घर्षण युक्ति, घर्षण नहीं होता है ट्रांसफार्मर में, जबकि यहां तो बोले विद्युत स्थैतिक युक्ति, प्रकाशीय युक्ति। तो क्या ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, विद्युत स्थैतिक युक्ति नहीं, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक युक्ति है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस। किस प्रकार की धारा पर ट्रांसफार्मर काम करता है। अब चलिए बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है या ट्रांसफार्मर डीसी पे। तो कल देखे भी थे, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमएफ इज इक्वल टू एन डी फाई बटे में डीटी। और डीसी के लिए क्या होता है, डीसी के लिए ये होता है आपका कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो ईएमएफ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा जीरो। जब ट्रांसफार्मर में वोल्टेज जीरो हो गया तो शॉर्ट सर्किट, तो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग जल जाएगा। इसलिए ट्रांसफार्मर केवल किस पे काम करता है, एसी पे। ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली एसी। अब आपका यहां पे क्वेश्चन आएगा, कौन सा सिद्धांत ट्रांसफार्मर के कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। तो ट्रांसफार्मर किसके आधार पर काम किया था, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट है, किस प्रकार की वोल्टता को ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है। विच टाइप्स ऑफ वोल्टेज ट्रांसफार्मर, दोनों ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी होते हैं और स्टेप डाउन भी होते हैं। ट्रांसफार्मर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या होगा अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दी जाएगी।
बताए थे ट्रांसफार्मर को डीसी देंगे तो क्या होगा, वाइंडिंग जल जाएगा। किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है, ये भी देखे थे, ट्रांसफार्मर आवृत्ति और शक्ति को नहीं बदलता है, केवल वोल्टेज और धारा को क्या करता है जी, चेंज करता है। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक वाइंडिंग बताए थे कि जो सप्लाई से लग जाए, जो वाइंडिंग सप्लाई से लग जाए उसी को क्या कहा जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग। जो वाइंडिंग सप्लाई साइड कनेक्टेड हो वही वाइंडिंग क्या कहलाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग। और जो वाइंडिंग लोड साइड कनेक्टेड हो ऑलवेज सेकेंडरी वाइंडिंग। ऑलवेज जो प्राइमरी साइड वाइंडिंग होगा वो ऑलवेज सप्लाई कनेक्टेड, सप्लाई साइड से कनेक्टेड होगा, और जो लोड का वाइंडिंग होगा वो ऑलवेज सेकेंडरी साइड कहेंगे उसको, ऑलवेज सेकेंडरी साइड। तो आपका वही क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली वाइंडिंग क्या रहेगा, हमेशा विद्युत स्रोत। विद्युत स्रोत का मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई। इलेक्ट्रिक सप्लाई से क्या रहते हैं, संयोजित, मतलब कनेक्टेड रहते हैं। ये विद्युत स्रोत से संयोजित करते हैं, इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक सप्लाई से वो क्या रहता है, कनेक्टेड रहते हैं। ऑप्शन ए 21 का ये हो जाएगा। बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता बताए थे, जो ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी होता है वो परसेंटेज में व्यक्त की जाती है, और बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर, गुड ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कितना होती है, अप टू 99%। किस पे, एट फुल लोड। एट फुल लोड। किस पे, एट फुल लोड। तो आपका ऑप्शन में है केवल डी ऑप्शन, 95 टू 99%। नेक्स्ट है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर आपको क्या, वोल्टेज के मान को बढ़ाता है। ऊंचाई मतलब हम लोग क्या समझेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का मतलब क्या समझेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अप स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो खुद ऑप्शन पढ़ेंगे ऑटोमेटिक जवाब मिल जाएगा आपको। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाता है, जिसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से क्या अधिक होती है। जिधर वोल्टेज ज्यादा हो उधर टर्न भी क्या होगा, ज्यादा होगा आपका। जो करंट के मान को क्या करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाए, इसका मतलब करंट को क्या करेगा, घटाएगा। इसको अच्छे से डील कर चुके थे। आंसर क्या हो गया जी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्वेश्चन भी सेम है, उसी टाइप का। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो क्या होगा, स्टेप डाउन है मतलब लोड साइड का वोल्टेज कम या ज्यादा, लोड साइड का वोल्टेज कम। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो लोड साइड का वोल्टेज आपका क्या होगा, कम होगा। लोड साइड का वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। लोड साइड का वोल्टेज कम होगा तो लोड साइड का करंट क्या होगा, ज्यादा होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। तो राइट आंसर क्या होगा, में प्राथमिक कुंडली यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा कम लपेटे होते हैं। कम लपेटे मतलब नंबर ऑफ टर्न कम, नंबर ऑफ टर्न कम होगा, वोल्टेज भी क्या होगा, कम होगा। सेकेंडरी में वह पदार्थ जो ट्रांसफार्मर कोर निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सा, सिलिकॉन स्टील। और दूसरा होता है सीआरजीओ। सीआरजीओ दूसरा क्या होता है, सीआरजीओ। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इनमें से कौन एक ट्रांसफार्मर का प्रकार है। तो ट्रांसफार्मर के टाइप यानी कंस्ट्रक्शन के आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं, सेल टाइप, कोर टाइप, बेरी टाइप। ध्यान में रखेंगे, कंस्ट्रक्शन के आधार पे जो ट्रांसफार्मर होते हैं, डिजाइन बनावट के आधार पे ट्रांसफार्मर होते हैं तीन प्रकार के, एक सेल टाइप, एक कोर टाइप और एक बैरी टाइप। तो मेन जो होता है आपका वो सेल टाइप और कोर टाइप। मेन जो हम लोग पढ़ते हैं क्या जी, सेल टाइप और कोर टाइप। तो चलिए यहां पर देखते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर और कोर टाइप ट्रांसफार्मर। यहां पर हम क्या देखते हैं, सेल टाइप ट्रांसफार्मर और कोर टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर और क्या देखेंगे, चलिए आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन के आधार पर ट्रांसफार्मर सेल टाइप और कितने, कोर टाइप। यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, बनावट के आधार पे।
अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन पहले बात करते हैं फर्स्ट में सेल टाइप। पहले क्या करेंगे, हम सेल टाइप की बात करेंगे। यस, सेल टाइप। और दूसरा हम लोग कर रहे हैं कोड टाइप। ध्यान में रखेंगे, नाम है सेल, तो सेल टाइप उसका थोड़ा हम कंस्ट्रक्शन रखेंगे, डिजाइन रखेंगे, बनावट रखेंगे। दोनों बराबर होगा। अब सेल टाइप के ट्रांसफर में होते क्या है, ध्यान में रखेंगे। यहां सेंटर लिंब पर हम लोग वाइंडिंग करते हैं। इसी पे आपका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है। इसी पे आपका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है। यानी इसमें यदि वाइंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे, इतना कंफर्म है कि जो कोर के साइड में होगा वो आपका क्या होगा, लो वोल्टेज। इधर भी आपका क्या होगा, लो वोल्टेज। और ये आपका क्या होगा, ये भी आपका होगा लो वोल्टेज। ये बता रहे हैं कैसे क्या होते हैं, समझ में आ जाएंगे। एक ही साइड लेते हैं, कोई ये नहीं है। अब ये मान लेते हैं कि ये बीच वाला पार्ट है। ये जो आपको दिख, पहले इसमें जानते हैं, ये जान लेते हैं, जब इसमें करंट जाएगा तो इसके क्रॉस क्या होगा, फ्लक्स क्रिएट होगा। इसमें जो फ्लक्स क्रिएट हुआ फाई, ये इसको दो डायरेक्शन क्या, एक इधर जा सकता है और इधर क्या, एक इधर आ सकता है। तो सबसे मेन क्वेश्चन कि कोर टाइप सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स का पाथ होता है वह क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। फ्लक्स का पाथ, इसमें से मेन फ्लक्स फाई निकला है, तो इसमें क्या गया, 5/2, और इसमें गया 5/2। जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल टाइप ट्रांसफार्मर में, जो मेन फ्लक्स है, तो लेग साइड्स, ये सेंट्रल लिम्स का जो फ्लक्स होता है वह आउटर लिम्स, ये क्या है, आउटर साइड, आउटर लिम्स या लेग, आउटर, और ये है मेन सेंट्रल। तो सेंट्रल का जो फ्लक्स है आपका फाई, यह क्या हो गया, आउटर जाकर के डिवाइडेड हो गया। इससे पहले एक हम ट्रांसफार्मर पढ़े थे, उसमें क्या देखे थे, दोनों वाइंडिंग में यानी जो फ्लक्स था वो क्या था, सेम था, लेकिन यहां पर फ्लक्स क्या हो गया, डिवाइडेड हो गया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। अब ये देखेंगे यहां से दूसरा क्वेश्चन कि इधर 5/2, इधर भी 5/2, लेकिन ये 5, तो ये फ्लक्स यहां पर आधा हो गया। जब फ्लक्स कम हो गया तो इसका एरिया भी क्या होगा, कम होगा। क्वेश्चन आते हैं कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में सेंट्रल लिम्ब के कोर का एरिया आउटर लिम्ब से क्या होगा, डबल होगा। इसका एरिया क्या होगा, ये वाइंडिंग जो किए गए ये कोर का एरिया डबल होगा, किससे, आउटर लिम्ब से। कारण क्यों, क्योंकि इधर फ्लक्स 5/2 का क्या है, 2 टाइम्स है, या दूसरे शब्दों में ये जो फ्लक्स 5 था यहां क्या हो गया, हाफ हो गया है। जब इधर हाफ हो गया तो एरिया भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसका एरिया भी क्या होगा, एरिया भी क्या होगा, हाफ होगा। इसका एरिया भी क्या होगा, आपका हाफ होगा।
आउटर साइड के कोर का एरिया हाफ होगा, इधर का भी कोर का एरिया हाफ होगा, इधर इसका क्या होगा, डबल होगा। यानी सेंट्रल लिम्स के कोर का एरिया क्या होता है, डबल। किसमें, सेल टाइप में। सेल टाइप में जो मेन फ्लक्स होता है वह क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, हाफ हो जाता है। कोर साइड यानी आउटर लिम्स पे इसका क्या हो जाता है, फ्लक्स डिवाइड हो जाता है। किसमें, सेल टाइप में। अब हम समझेंगे ये जो लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज दिया गया उसके बारे में। तो एक चीज पहले जान लेंगे क्या, कि किसी भी तार का इंसुलेशन, किसी भी तार का इंसुलेशन यह डिपेंड करता है वोल्टेज रेटिंग पे। तार के इंसुलेशन का थिकनेस, किसी भी वायर के इंसुलेशन का थिकनेस डिपेंड करता है किस पे, वोल्टेज रेटिंग पे। तो ये आखिर ये है क्या, तो हम देखते हैं। सपोज दैट मान लिए यह एक वायर है, एक वायर है, ध्यान में रखेंगे। इस वायर पर जो ये देख रहे हैं काला वाला कवर, इस वायर पर ये जो काला वाला कवर है, इसका मोटाई थी, अंदर एक चालक है, कंडक्टर है जो कॉपर का बना हुआ है। इसके ऊपर जो ये कवर चढ़ा हुआ है काला वाला, इस कवर की मोटाई कितनी होनी चाहिए यह डिपेंड करेगा कि इस तार से कितना वोल्टेज प्रवाहित होता है। ध्यान में रखेंगे, इस तार का जो कवर का मोटाई होगा, इंसुलेशन का जो थिकनेस होगा, वो डिपेंड करेगा वोल्टेज रेटिंग पे। यदि वोल्टेज बढ़ेगा, यदि वोल्टेज रेटिंग बढ़ेगा, इससे तार से वोल्टेज प्रवाहित की कैपेसिटी बढ़ेगा, वोल्टेज फ्लो की कैपेसिटी बढ़ेगा, तो इसके थिकनेस की मोटाई भी क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान में रखेंगे, द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द केबल। वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन इंक्रीज। और इसमें तार का जो अंदर मटेरियल होता है कॉपर, उसके तार के कॉपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्षेत्रफल, जो डिपेंड करेगा वह किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे। तार कितना मोटाई का होगा या कितना मोटा होगा, कितना पतला होगा, यह डिपेंड करेगा इसके करंट पे। और तार पर कितना मोटा कवर है, यह डिपेंड करेगा इसके वोल्टेज रेटिंग पे, यह डिपेंड करेगा इसके वोल्टेज रेटिंग पे। तो अब हम देखते हैं, यह आयरन का कोर है, यह आपका क्या है, आयरन है। अब इसके नजदीक में यदि हम हाई वोल्टेज का वाइंडिंग लपेटते हैं, वाइंडिंग करते हैं, यह मान लिए, ठीक है, इस पे, यानी इस पे एक बार वाइंडिंग कर रहे हैं, तो वाइंडिंग, ये आयरन मान लो इसका आयरन है, ये आयरन का कोर है, इस पे इंसुलेटेड कवर यानी इंसुलेटेड कंडक्टर क्या कर रहे हैं, कॉपर वायर, इसको वाइंडिंग कर रहे हैं। तो यदि यहां पर हम हाई वोल्टेज को वाइंडिंग करते हैं इसके कोर में, तो इसके आयरन के कोर और कॉपर का जो कोर है उसको शॉर्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें इंसुलेशन यहां मोटा करना पड़ेगा, हाई वोल्टेज यहां करते हैं। तो हम लोग करते क्या है, इस पे लो वोल्टेज का वाइंडिंग करते हैं पहले। तो अब लो वोल्टेज का वाइंडिंग कर दिए तो यह कुछ मोटा हो गया। अब यह कॉपर से थोड़ा दूर, मतलब आयरन कोर से यह थोड़ा दूर हो गया, थोड़ा स्पेस आ गया, तब उस पर हाई वोल्टेज। तो ध्यान में रखेंगे, सबसे सेंट्रल में लो वोल्टेज, उसके ऊपर हाई वोल्टेज, और फिर कोर के नजदीक में लो वोल्टेज। एक चीज ध्यान में रखेंगे कि कोर के, आयरन के कोर के नियरेस्ट ऑलवेज लो वोल्टेज वाइंडिंग किया जाता है, सबसे आसान तरीका। तो यहां पर भी कोर के नजदीक में आ गया, यहां पर भी कोर के नजदीक में आ गया तो लो वोल्टेज। और शुरू वाला जो वाइंडिंग होगा, पहले जो इस पर लपेटेंगे तो वो भी कोर के नजदीक में रहेगा, इसीलिए पहला वाइंडिंग लो वोल्टेज और सबसे लास्ट वाला वाइंडिंग लो वोल्टेज, बीच में क्या कर देते हैं, हाई वोल्टेज। ये आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर का क्या है, डिजाइन है, कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा इस पे एक हम क्वेश्चन अब तो पूछ लेते हैं। क्वेश्चन से आपका जो यूपीपीसीएल में भी पूछा था, क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द सेंट्रल साइड ऑफ ए कोर, द एरिया ऑफ द सेंट्रल साइड ऑफ द कोर, ये ट्रांसफार्मर के सेंट्रल साइड के कोर एरिया, द एरिया ऑफ द सेंट्रल साइड ऑफ ए कोर एज कंपेयर टू अदर साइड, एज कंपेयर टू अदर इन सेल टाइप ट्रांसफार्मर, the area of central side of the core as compared to other side in cell type transformer। तो इसके तुलना में इसका एरिया क्या होगा, दुगुना होगा, इसके तुलना में इसका एरिया क्या होगा, दुगुना होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेंगे। एक मिनट, कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम है, आ रहे हैं।
कंफर्म करेंगे आवाज आ रही है? यस नो? नो साउंड नहीं जा रहा है। यस ओके। हाँ, साउंड का प्रॉब्लम क्लियर हुआ। चलिए, तो हम लोग कहाँ थे? सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो एक इसका क्वेश्चंस आता है। हाँ, आपका क्वेश्चन है, एक क्वेरी है प्रिंसी कुमारी जी की कोर के नियर लो वोल्टेज क्यों लेंगे? यस। अब कोर के नियर लो वोल्टेज क्यों लेंगे? चलिए देखते हैं आपका जवाब। इसको मान लिए हम आयरन कोर। इसको क्या मान लिए हैं? आयरन कोर। इसके नजदीक यदि हाई वोल्टेज रखेंगे, एक चीज आप ध्यान में रखेंगे कि पावर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि दो कॉइल के बीच का डिस्टेंस, यानी दो कंडक्टर के बीच के डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, और इसका है 21.1 किलो वोल्ट। दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है कितना? 21.1 किलो वोल्ट। तब तक ये कॉइल जो है ना, ये वायर एक दूसरे को शॉर्ट नहीं करेगा। मतलब इस दोनों वायर में, यानी इस बीच में विद्युत धारा प्रवाहित, करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जब ये हम इसका वोल्टेज हम सपोज दैट बढ़ा के कर दिए 22 किलो वोल्ट या 30 किलो वोल्ट या फिर मान लिए 50 किलो वोल्ट, यानी इससे कहीं भी ज्यादा करेंगे तो होगा क्या? ये हवा में भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगा, मतलब ये आयोनाइज्ड हो जाएगा। तो क्या देखे, ये पहले तो इंसुलेटर था, जब वोल्टेज कम था तो इस इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं कर रहा था। लेकिन जब भी इसका हम वोल्टेज लेवल बढ़ा दिए तो इसमें क्या हो गया? करंट फ्लो करने लगा। तो अब खुद बताइए कि आपका ये आयरन का कोर है, आयरन का कोर है, आयरन के कोर, ये एक कंडक्टर, और हाई वोल्टेज यदि इसके नजदीक में आप डालते हैं तो ज्यादा हाई वोल्टेज होगा, तो इसके लिए हमें इस पर इंसुलेशन भी ज्यादा मोटा करना होगा, क्योंकि हाई वोल्टेज होने के कारण से इंसुलेटर में भी करंट क्या हो रहा? फ्लो करने की कोशिश कर रहा है। तो जब यहां पर हाई वोल्टेज देंगे तो ट्रांसफार्मर के कोर से शॉर्ट होने की संभावना क्या होगी? बढ़ जाएगी। दूसरा, यदि इसको शॉर्ट नहीं करवाना चाहेंगे, यदि शॉर्ट ना हो, तो इसमें हमें इंसुलेशन मोटा करना पड़ेगा, कवर क्या करना पड़ेगा? मोटा करना पड़ेगा। तो यहां पर जो हम लो वोल्टेज देते हैं, क्यों लो वोल्टेज देते हैं? इंसुलेशन मटेरियल को क्या करने के लिए? कम करने के लिए। दूसरे शब्दों में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए उससे बचने के लिए, उससे बचने के लिए। यही आपका राइट आंसर है, जवाब है। हाँ, एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि रेलवे आरआरबी रांची के साइट पे जाइएगा, उसमें एएलपी का जो आपका मेंस का डेट था 12 से 14 दिसंबर, वह आपको डेट बढ़ा दिया गया है, 24 दिसंबर कर दिया गया है। तो ये गुड न्यूज है। और आपका एग्जाम मतलब एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, एक्स्ट्रा डेट मिल गया, तो ये वेरी वेरी गुड न्यूज है। तो ध्यान में रखेंगे, एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि बिहार में छठ पर्व बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। और यदि आप लोग को बिहार के हैं, देख रहे हैं, और अदर स्टेट में यदि छठ पूजा करते हैं तो उनके लिए मेरी शुभकामनाएं, हैप्पी छठ पूजा। और इस छठ पूजा को देखते हुए आपका क्लास कल और परसों नहीं रहेगा, ऑफ रहेगा। हम फिर नेक्स्ट डे कल परसों के बाद से आएंगे। ठीक है, आपका 15 तारीख से क्लास लेंगे, 13 और 14 को क्लास आपका क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। और एग्जाम डेट भी आपका बढ़ गया है, 14 दिसंबर से 24 दिसंबर, 10 दिन आपका एक्स्ट्रा हो गया। आपका सिलेबस भी अच्छे से खत्म हो जाएगा। हाँ, आपको भी हैप्पी छठ पूजा। आपका सिलेबस भी अच्छे से खत्म हो जाएगा। जो भी आपका छूटा है हम लाइन बाय लाइन आपका क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, सारा थ्योरी डिटेल में देख लेंगे। आपके पास नोट भी रहेगा, नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, जो हम बता रहे हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आपको यह फैसिलिटी है कि आप वीडियो को 3 बार देख सकते हैं पॉज करके। ठीक है, फुल लेंथ वीडियो आप 3 बार देख सकते हैं। ठीक है, तो हैप्पी छठ पूजा। फिर मिलेंगे हम 15 को।
हाँ, कंफर्म आप साइट पे जाइए, आरआरबी रांची के साइट पे डेट, एग्जाम डेट एक्सटेंड कर गया रेलवे एएलपी के मेंस का। ठीक है, 24 दिसंबर 24 दिसंबर हो गया है। ठीक है, तो आपके पास एक्स्ट्रा 10 डेज मिल गया है। थैंक यू, फिर आगे मिलते हैं।